नमस्कार, स्वागत है आपका डायरेक्टर्स के पार्ट 10 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 167 जो कि डील करता है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर यदि आपने सेक्शन 164 की जो वीडियो थी वो ना देखी हो तो ज़रूर आप देखिएगा। हमने आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। सेक्शन 164 कोशिश कीजिएगा पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही सेक्शन 167 पे आप आइए। सेक्शन 167 कहता है कि जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि बेसिकली डायरेक्टर की जो पोजीशन है उसको डायरेक्टर की जो अपनी पोजीशन है वो छोड़नी पड़ेगी इन केसेस में। तो हमारे पास केसेस हैं ABC करके H तक केसेस हैं, तो एक एक करके हम जो है बात करते हैं। जो A है, जो A पॉइंट है इसका, वो ये कहता है कि सेक्शन 164 में अगर जो है बेसिकली कोई भी इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वेकेशन के केस में भी फॉलो हो जाता है और उसको अपना ऑफिस जो है, अगर वो ऑलरेडी डायरेक्टर है तो उसको अपना ऑफिस जो है वेकेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर 164(1) का केस है या इवन 164(2) का केस है, अगर कोई भी केस हो, अभी तक की लैंग्वेज से लग रहा है कि डायरेक्टर को अपना जो ऑफिस है एग्जिस्टिंग जो कंपनी में वो चल रहा है वो उसको अपना जो है ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली अपनी जो पोजीशन है डायरेक्टर की वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन प्रोवाइज़ो में हाउएवर करके जो है बेसिकली जो है कह रखा है कि सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 जो है, अगर उसके वजह से जो है वो डिस्क्वालीफाई हुआ था तो फिर उसको, ध्यान से सुनिएगा, वो जिस कंपनी में डायरेक्टर है, जिस कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने की वजह से सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ट्रिगर हुआ था, तो उस कंपनी में वो वेकेट नहीं करेगा ऑफिस। उसके अलावा वो जहाँ जहाँ जिन जिन कंपनीज़ में डायरेक्टर है उन सारी कंपनीज़ में उसको जो बेसिकली अपनी डायरेक्टर की पोजीशन है वो छोड़नी पड़ेगी। और लॉजिक भी है, देखिएगा ध्यान से। 164(2) कहता है कि अगर कंपनी कुछ सर्टेन डिफ़ॉल्ट्स करती है तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, किसी और कंपनी में अपॉइंट होने के लिए और उसी कंपनी में रीअपॉइंट होने के लिए, और 5 साल का जो बेसिकली तक ये चीज़ चलेगी, ये पेनल्टी एक तरह से। नाउ अगर हम यहाँ पे ये कह देते कि वो डायरेक्टर जो है सारे बेसिकली जहाँ जहाँ भी वो हैं वो उस कंपनी से भी और बाकी हर कंपनी से भी जहाँ जहाँ वो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई होने की वजह से अपना विकेट भी करेगा ऑफिस, तो कहीं ना कहीं जो 164(2) में जो कंपनीज फॉल हो गई वो तो डायरेक्टर लेस हो जाती उसी दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं 164(2) की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुआ। और हमने अगर यहाँ पे पूरा 164 कर लिया होता, पूरा ही पूरा 164 ले लिया होता, तो 164(2) की वजह से वो सारे डायरेक्टर्स उस कंपनी में, जिस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया था, उसको कंपनी छोड़नी पड़ती और कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं रह पाते, और कंपनी में डायरेक्टर रह ही नहीं जाते तो फिर जो है कंपनी डिसीजन मेकिंग जो है कर ही नहीं पाती, और फिर बेसिकली अगली AGM तक कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रोवाइज़ो में ये चीज़ लिखी गई कि अगर 164(2) का केस है इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो वो जिस कंपनी में बेसिकली जिस कंपनी का डिफ़ॉल्ट था तो उस कंपनी में वो अभी भी रहेगा। उसके अलावा बाकी कंपनीज़ में वो जहाँ पे भी डायरेक्टर होगा उनको वहाँ से जो है बेसिकली डायरेक्टर की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। और लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर बाकी कंपनीज से वो डायरेक्टर हट भी जाता है तो बाकी कंपनीज़ में तो और भी डायरेक्टर होंगे, और वो तो बेसिकली 164(2) में फॉल हुए नहीं है, तो वो कंपनी चलती रहेगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 164(2) में जो फॉल हुई थी कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर्स को उस कंपनी में विकेट नहीं करना ऑफिस। क्लॉज B कहता है ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। तो दूसरा पॉइंट बेसिकली ये जो क्लॉज B है कहता है कि अगर लगातार 12 महीने तक जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई किसी में भी वो डायरेक्टर नहीं आया अगर, और भले ही उसने परमिशन ली हो कि नहीं, लीव मतलब परमिशन, तो हमें नहीं मतलब, उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे शो होती है कि वो केयरलेस है, उसको इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, तो इसलिए बेसिकली उसको खुद ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर खुद छोड़ नहीं रहा और फिर भी जो उसका बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी के काम में, तो इसलिए हम जो है उसको, ये लॉ ही खुद कह रहा है कि उसको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। और ये दूसरा जो है बेसिकली ग्राउंड बन गया वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, ठीक है। एक बात और है, मैं यहाँ पे जो एक चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ केस लॉ से। एक केस लॉ है जिसका नाम है लंदन एंड नॉर्दर्न बैंक मैक्स क्लेम्स। यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे जो बेसिकली लैंग्वेज यूज हुई है, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड वगैरह, यहाँ पे तब जाके उसको वेकेशन करना पड़ेगा अगर ये जो एब्सेंस है वो डेलिबरेट है,
वॉलंटरी है, जानबूझ के करी है, ठीक है। लेकिन केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि बाई चांस वो किसी इलनेस की वजह से या कोई भी और रीज़न की वजह से जो कि उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थी, इस वजह से वो नहीं आ पा रहा है बोर्ड मीटिंग में। वो अपनी मर्जी तो अगर लगाए तो वो आना चाहता है, लेकिन फिर भी वो आ नहीं पा रहा है किसी ऐसी रीज़न की वजह से जो कि उसके बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो तब जो है ये वाला क्लॉज हम इन्वोक नहीं करेंगे, और तब ये जो है बेसिकली हम अप्लाई करते हुए उसको नहीं कहेंगे, और उसको वेकेट जो है नहीं करना पड़ेगा अपना ऑफिस, ठीक है। तो लॉ ने जो है डिसाइड किया था, डिसाइडेड केस में ये चीज़ डिसाइड हुई थी। नाउ जो पॉइंट सी है और जो पॉइंट डी है वो दोनों ही बात करता है सेक्शन 184 की। 184 बेसिकली कहता है कि यदि आप किसी मैटर में बोर्ड मीटिंग में किसी मैटर से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो, या फिर कंपनी जिनके साथ बेसिकली डील कर रही है उन लोगों के साथ आप बेसिकली रिलेटेड हो, तो आपको ये बात बतानी है बोर्ड मीटिंग में, और टाइम टू टाइम भी बतानी है। हर फाइनेंशियल ईयर के बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होती है तब भी बतानी होती है। यानी कि बेसिकली बता के रखना है, डिस्क्लोज कर दें कि हाँ ये लोग जो मैं इनके साथ रिलेटेड हो किसी तरह से, या फिर इनमें मेरा इंटरेस्ट है। तो यदि आपने नहीं बताया, और या फिर जो है बेसिकली आपने बता दिया लेकिन फिर भी आपने पार्टिसिपेट किया उस बोर्ड मीटिंग में और वोटिंग करी या डिस्कशंस में पार्ट लिया, तो जाके जो है बेसिकली आपको 184 में इस तरह से लायबल माना जाएगा। बेसिकली आपको पनिश किया जाएगा इस तरह से कि आपको विकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। तो जो पॉइंट सी और डी हैं ये दोनों मिला के यही बात करते हैं कि आपको डिस्क्लोज भी करना है अपना इंटरेस्ट बाकी एंटिटीज़ में जिनके साथ कंपनी जो है काम वाम करती है, या और भी एंटिटीज़ जिनमें आपका इंटरेस्ट है। और साथ में जब भी उन एंटिटीज से रिलेटेड कंपनी कुछ करेगी तो उस बोर्ड मीटिंग में उन मैटर्स पे आपको पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना, ना डिस्कस करना, ना वोटिंग करनी। फिर भी आपने ये चीज़ें नहीं मानी और लॉ के अगेंस्ट गए तो पॉइंट सी और डी की वजह से जो है आपको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। नाउ ई पॉइंट कहता है कि यदि आपको किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर की वजह से कह रखा है कि आप डायरेक्टर नहीं बनोगे कहीं पे भी, तो फिर और कह दिए कि आप डिस्क्वालीफाइड हो टू बिकम डायरेक्टर, तो फिर तब भी जो है आपको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस जहाँ जहाँ पे भी आप डायरेक्टर हो, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट 164(1) में कवर हो चुका था, पर फिर भी ये शायद ड्राफ्टिंग एरर हो सकता है। एफ पॉइंट कहता है कि यदि आपको बेसिकली सज़ा हुई है, किसी कन्विक्ट साबित हो, या आप किसी कोर्ट ने किया है आपको कन्विक्ट और किसी ऑफेंस में बेसिकली आपको सज़ा हुई है, चाहे उसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व था कि नहीं, यानी कि वो बेसिकली मॉरली एथिकली वो एक्ट गलत था या नहीं था, हमें उससे मतलब नहीं है। पर अगर आपको सज़ा जो है बेसिकली एटलीस्ट 6 महीने की हुई है, 6 महीने या उससे ज़्यादा की, तो भी आपको जो है अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी बात लिखी है, क्योंकि ये सेम पॉइंट 164 में भी था, 164(1) में, तो वहाँ पे लेकिन ये कह रखा था कि अगर अब बंदा अपील कर दे कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ तो भी उसको जो है बेसिकली डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। और जो हमारा 167 का जो ए पॉइंट था, क्लॉज ए, वो ये कहते हैं कि 164(1) में अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको विकेट भी करना पड़ेगा। लेकिन नीचे यहाँ पे ये देखना ये कह रहा है एफ पॉइंट के प्रोवाइजो में कि अगर उसने अपील कर दी ना तो फिर जो है उसको विकेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि 164 में कह रहा है कि उसको डिस्क्वालीफाई है, और 167 कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई है तो फिर उसको विकेट करना पड़ेगा, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप जो है अगर थ्योरी में पूछा जाए 164 या 167 लिखने को, तो जो जैसा है वो वैसे ही लिखना, और बाकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो अगर वेकेशन पूछी जाए तो आप कहना हाँ अपील कर दी तो वेकेशन नहीं होगी, क्योंकि 167 ही कहता है कि वेकेशन नहीं होगी। वैसे तो ड्राफ्टिंग एरर है यहाँ पे क्लियरली, लेकिन फिर भी हमें कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बस यही रेकमेंड करूँगा कि यदि आपसे क्लियरली ये पूछा जाए कि उसने अपील करी है वेकेशन होगी कि नहीं, तो आपका ना वेकेशन नहीं होगी। अब आपसे ये पूछा जाए कि उसने अपील वगैरह की है, डिस्क्वालीफाई हो गया कि नहीं, तो आप कहना कि हाँ डिस्क्वालीफाई हो चुका है, आप मतलब किसी और नई कंपनी में डायरेक्टर वो नहीं बन सकता। तो इस तरह से जो है जवाब देना पड़ेगा। जब इस तरह से हम फंसते हैं तो वो सवाल छोड़ देना, वो क्वेश्चन छोड़ देने से बेहतर है अपना कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखना, ठीक है। नाउ जी पॉइंट कहता है कि यदि एक्ट के लॉफुल तरीके से, एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से अगर उस इंसान को हटाया गया तो भी जो है कहीं ना कहीं वो सही है, और उसको फिर अपना ऑफिस जो है विकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेट कीजिएगा सेक्शन 115 से। सेक्शन 115 कहता है कि कुछ अगर जर्नल मीटिंग्स में अगर कुछ जो मैटर्स है अगर डिस्कस करवाने, कुछ बिजनेस जो हैं वो तभी पुटअप हो सकते हैं अगर मेंबर्स उसके लिए स्पेशल नोटिस दें।
तो 115 कहता है, और उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपको किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है और उसके टर्म से पहले, तो डायरेक्ट मेंबर्स इस तरह का पहले स्पेशल नोटिस देंगे बोर्ड को, तभी बोर्ड जो है इस तरह की चीज़ें डलवा सकते हैं नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में, और तभी इस तरह की चीज़ें पुटअप होंगी जनरल मीटिंग में, एजीएम या ईजीएम। तो बेसिकली यानी कि वही बात है कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर जो है 115 के थ्रू ही गवर्न होता है मेनली। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस ऑफ एक्ट है वो मेनली सेक्शन 115 के थ्रू ही बात कर रहा है। तो 115 फॉलो करते हुए अगर प्रॉपरली जो है हटाया गया किसी डायरेक्टर को, तो भी उसको अपना ऑफिस जो वेकेट करना पड़ेगा। और वैसे तो ये बात नहीं लिखते तो भी बनती है कि उसको वेकेट ही करना पड़ रहा है कि जब लॉ के हिसाब से उसको हटाया जा रहा है। पर वही बात है कि लिख दी है ताकि वो बंदा ये ना कहे कि वेकेशन वाले उसमें सेक्शन में ये बात क्यों नहीं लिखी कि वेकेट करना है मेरे को। तो इसलिए ये बात लिख दी है यहाँ पे कि हाँ भाई, अगर आपको लॉफुल तरीके से मेंबर्स और डायरेक्टर्स ने मिलकर निकाल दिया है तो फिर जो आपको वो निकलना ही पड़ेगा, आपको अपना ऑफिस जो है वेकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। एच पॉइंट लास्ट पॉइंट कहता है कि यदि, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इससे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि यदि आप किसी, जो आपकी ग्रुप कंपनीज है, बेसिकली ऐसे समझो कि जो आपकी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, उनमें आप कोई पोजीशन होल्ड कर रहे थे और उसकी वजह से आपको इस कंपनी में जो है, जो हमारी रेफरेंस कंपनी है, इसमें डायरेक्टर की पोजीशन दी थी, लेकिन अब वो जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे थे होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में, आप वहाँ पे वो पोजीशन पे नहीं रहे। ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली आपको जो हमारी रेफरेंस कंपनी है यहाँ से भी आपका जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है वो वेकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो पोजीशन थी वो डिपेंडेंट थी किस पोजीशन पे, जो आप होल्ड कर रहे थे होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में। अब आप वहीं पे होल्ड नहीं कर रहे और उसी की वजह से हमने आपको पोजीशन दी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसलिए जो है बेसिकली आपको वेकेट करना ही पड़ेगा अपना ऑफिस, और कोई चांस नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 167 जो है वो बेयर एक्ट कंप्लीट होता है। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर सपोज ऐसा कोई नौबत आ जाए जिसकी वजह से सपोज सारे ही डायरेक्टर जो है बेसिकली वेकेट कर रहे हैं, या फिर सारे ही डायरेक्टर सपोज रिज़ाइन कर रहे हैं, तो 167 सब सेक्शन 3 कहता है इस केस में प्रमोटर जो है डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देगा फॉर द टाइम बिंग, जब तक एजीएम या किसी जनरल मीटिंग में जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट ना कर दे नए डायरेक्टर्स। तो फॉर द टाइम बिंग स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए प्रमोटर्स के पास पावर है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन उनको नहीं कर सकता जिन्होंने वेकेट किया, नहीं तो फिर तो 167 का पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा कि उसी को अगर उसने दोबारा ले आया तो ठीक है, उनको नहीं कर सकता, उसके अलावा किसी को कर सकता है। लेकिन अगर प्रमोटर नहीं है या प्रमोटर बेसिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, प्रमोटर है लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि फिर वो इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है रखेगी कंपनी पे जितने की ज़रूरी होते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में 2 कम से कम ज़रूरी हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 ज़रूरी हैं, ओपीसी में कम से कम 1। तो फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी। उसके अलावा अगली बात भी बहुत कॉमन सी लिखी है कि जो आपको पता होगी कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स को स्ट्रिक्ट कर सकती है और ज़्यादा, और एक्ट तो जैसे ये कुछ पॉइंट्स बताता है जो हमने पढ़े A to H, कि अगर इन A to H में कहीं बंदा फॉल हो गया तो उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में लिख के और भी एडिशनल ग्राउंड्स लिख सकती है कि अगर ये भी हो गया तो भी आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक्ट तो कहता है ना कि आपको 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक अगर आप बोर्ड मीटिंग में नहीं आए तो वेकेट करना है। प्राइवेट कंपनी ये भी लिख सकती है अपने आर्टिकल्स में कि भाई 12 महीने नहीं, अगर आप 6 महीने भी सपोज बोर्ड मीटिंग से गायब रहे, भले ही आपने लीव ली या नहीं ली हो, हम तो आपको बेसिकली निकाल देंगे। तो यहाँ पे वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है ना कंपनी एक्ट को, ये तो नहीं कह रहा कि आप 15-20 महीने तक नहीं आओगे तब भी नहीं निकालेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी बात लिख रहा है वो जिसके थ्रू वो एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को जो है बेसिकली मान लेंगे, और फिर वो बात माननी पड़ेगी उस कंपनी के, उस प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स को भी, और वो सारे भी एडिशनल ग्राउंड्स बनेंगे वेकेशन के। ना बस एक केस लॉ ध्यान से आप सुन लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिकली जयेश रमनीक लाल दोषी वर्सेस कार्बन कॉरपोरेशन लिमिटेड करके केस है, उसमें डिसाइड हुआ था कि जब इंसॉल्वेंट बंदा डिस्चार्ज हो जाता है कोर्ट के द्वारा, यानी कि ऑफिशियल रिसीवर ने उसकी साइड लाइबिलिटीज़ एसेट्स ठीक ठाक कर दिए, साइड लाइबिलिटीज़ रीपे कर दी जितनी हो सकती थी, तो वो बंदा डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। अब वो इंसॉल्वेंट नहीं रहा, तो क्या अब वो किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं? तो इसका जवाब दिया गया था हाँ, वो बन सकता है, क्योंकि बेसिकली जो भी एक्ट कहता है वो सारी कंडीशंस जो हैं वो पार कर चुका है। अब वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं रहा, वो डिस्चार्ज
बंदा हो गया है, तो इसलिए अब वो इंसान डिस्क्वालीफाइड नहीं है। और वेकेशन वाले पॉइंट में तो कहीं बात आई नहीं उसकी, तो इसलिए वो क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर। वो अलग बात है कि क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा होगा और वो इंसॉल्वेंट है, रहा है मतलब पास्ट में, तो इसलिए शायद उसको कोई कंपनी चाहे ना अपने बोर्ड पे लाना, लेकिन फिर भी लीगली अलाउड कर दिया गया है कि हाँ ऐसा बंदा जो डिस्चार्ज हो चुका है इंसॉल्वेंसी से वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है और वो क्वालिफाइड है टू बिकम डायरेक्टर इन अ कंपनी, प्रोवाइडेड दैट कि वो किसी और डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल ना हो गया हो। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 167 था वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें यहाँ पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे हमें डीएम करके कोई भी बात हो, कोई भी किसी भी तरह की बात हो, इस सेक्शन में नहीं किसी भी सेक्शन में कंपनी लॉ के या एसबीसी या जेआईजीएल में, आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। हम कुछ ना कुछ मतलब मिलके जो है कोई सोल्यूशन निकालेंगे और मिलके उस चीज़ को किसी तरह से सॉल्व करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को डिलीवर कर पाओ। और ज़रूर प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सिंपली आपको स्टेटस पे लगाना है अपने व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी 2 या 3 जो भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स जो इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आपको बस वहाँ पे शेयर करना है। तो हमारी काफ़ी इससे हेल्प हो जाएगी, हमारी रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी ज़्यादा रीच नहीं है अभी। तो शेयर के थ्रू ही जो है हमारी रीच बढ़ सकती है, आपके थ्रू, अगर आप चाहो तो। और बाकी ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचाते रहें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। और मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।